हेलो बच्चों, एक शानदार टॉपिक जिसकी काफ़ी डिमांड भी की है बच्चों ने, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से ले रहा हूँ मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। और एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे यूज़ लेना पड़ता है। इस सब्जेक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ होता है। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी होते हैं, कोई फॉर्मूला देके उसका कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं, या कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते समय मुझे इसको यूज़ लेना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में मैं इस पर कमांड बनाना सिखाऊंगा, टेक्निक से आंसर अपन निकालेंगे। हालांकि किताबी पॉइंट या जो केमिस्ट्री के पॉइंट उनको लगाने से समय लगता है, लेकिन अपन टेक्निक से आंसर निकालेंगे, ट्रिक से आंसर निकालेंगे। लेकिन यहाँ जो बात यूज़ होने वाली है वो ये कि जब मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट दिए तो उसमें एक पार्ट ईजेड कॉन्फ़िगरेशन वाला था और वहाँ मैंने CIP रूल पढ़ाए थे 4। आज वो मैं डायरेक्ट यूज़ लेऊंगा। तो जिन बच्चों को CIP रूल्स पता नहीं है, पहले वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट सेकंड देखें और वहाँ से CIP रूल सीखने के बाद फिर इस वीडियो को देखें, तभी वो इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखने पर उस वीडियो की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ती है और हम उस बात को या उस टॉपिक को पूरा सीख पाते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, इस सब्जेक्ट की बातें सिखाएगा। सबसे पहली बात है कि आखिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन को ही एक नया नाम देते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। मतलब क्या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल का रियल कॉन्फ़िगरेशन उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, वो किसी के रिलेटिव होता है, उसको अपन डीएल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन। आज मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, आरएस की बात कर रहा हूँ। अब ये आर और एस जो लेटर है, इनके मीनिंग क्या है? तो आर बना है रेक्टस से, एक वर्ड है रेक्टस, जिसका इनिशियल लेटर अपन ने आर ले लिया, जिसका मीनिंग है राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज। और एस बना है सेंसेटर से, उसका इनिशियल वर्ड या लेटर जो है वो एस है, तो वहाँ से अपन ने एस ले लिया, जिसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक ज़बरदस्त बात बोलने जा रहा हूँ, ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन नहीं है, PPL को रोटेट करने का डायरेक्शन नहीं है। अक्सर बच्चा इनको रोटेशन के डायरेक्शन समझ के गलतियाँ करने लगता है। पॉइंट ये है कि किरेल कार्बन के अराउंड ग्रुप्स का अरेंजमेंट जो है स्पेस में, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो इसका मीनिंग है। ऐसा कहीं नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा डेक्स्ट्रो होगा, जरूरी नहीं है। वो डेक्स्ट्रो हो सकता है, वो लीवो भी हो सकता है, क्योंकि जब अपन डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी पढ़ाते हैं, जब अपन ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन को कभी भी हम थ्योरेटिकली डिसाइड कर ही नहीं सकते, वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है, जबकि आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपन थ्योरेटिकली डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए कभी भी आर और एस को आप रोटेशन से रिलेट मत करें। मैंने एक बात बोल दी है कि हाँ, यदि आर एक्सपेरिमेंटली डेक्स्ट्रो निकल गया मान लो, तो फिर एस उसी कंपाउंड की एस फॉर्म लीवो हो जाएगी, या इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो अब बात आती है आखिर मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालूं, कैसे आंसर निकालूं। तो मैं आप लोगों को इस कॉन्फ़िगरेशन को 2 तरह के फॉर्मूलों में सिखा रहा हूं, फिशर में और वेज और डैश में। तो पहले मैं फिशर पे कमांड बनाना सिखाता हूं, सीखते जाना, मैं अपने पॉइंट अप्लाई करता हूं। मुझे एक फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला मिला मान लो, और मैंने अपनी मर्जी से कुछ ग्रुप्स लिख दिए, ये 4 ग्रुप लिख दिए। देखिए ईजेड कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ही ग्रुप थे, उसमें से एक हायर प्रायोरिटी का और एक लोअर का हो गया था। जबकि कैराइल कार्बन पे 4 ग्रुप होंगे, तो मुझे इनको CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देना है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप को 1 नंबर देना है और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को 4 नंबर देना है। तो 1 2 3 4 मुझे प्रायोरिटी देनी है। पहला पॉइंट था अपना एटॉमिक नंबर के बेस पे प्रायोरिटी होगी। आप क्या देख रहे हैं, इनमें सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, उससे कम ब्रोमीन का है, उससे कम क्लोरीन का है, सबसे कम फ्लोरीन का है। ये सबसे पहला काम, ये कोई टेक्निक नहीं है, सबसे पहला काम है आपको प्रायोरिटी देना है CIP रूल के अकॉर्डिंग। अब मैं टेक्निक की बात करूंगा, उससे पहले मैं एक फॉर्मूला और लिख देता हूं, समझना उसको। मान लीजिए मैंने अपनी मर्जी से हाइड्रोजन OH और मिथाइल और COH लिख दिया। अब देखो किरेल कार्बन से अटैच एटम कौन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। इन ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन में से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 1 नंबर ये बन गया। झगड़ा इन दोनों में चल रहा है क्योंकि दोनों में कार्बन आ गया, तो फिर मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूल पढ़ना पड़ेगा ईजेड कॉन्फ़िगरेशन के रूल से। कार्बन के बाद इसमें ऑक्सीजन आती है, इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन आता है, 2 नंबर ये बन गया, 3 नंबर ये और 4 नंबर ये। मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर मेरी टेक्निक बतानी है। अब मेरी ट्रिक सुन लें, ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये अपना साइंटिफिक पॉइंट था कि मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी देना है।
अब फिशर में आपने प्रायोरिटी दे दी, तो प्रायोरिटी देने के बाद आप देखो कि 4 नंबर प्रायोरिटी कहां है, ये देखना है। कहां का मतलब क्या है, जब अपन फिशर बनाते हैं तो ये मेरी वर्टिकल लाइन और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो मैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्ड बोलने वाला हूं। 4 नंबर प्रायोरिटी 2 ही जगह हो सकती है, तो वर्टिकल लाइन पे या हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वो टॉप पर है, बॉटम पर है, राइट है, लेफ्ट है, इससे कोई मतलब नहीं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखना है। यदि 4 नंबर प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है, जैसे यहां है, देखो 4 नंबर प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन चल रही है, इसके बॉटम में बैठी है, टॉप पे बैठी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, वर्टिकल लाइन पर है। तो 4 नंबर प्रायोरिटी को नेग्लेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए प्रायोरिटी 1 2 3 को देखना है। 1 फिर 2 फिर 3। उनको देखने से यदि आपकी आईज जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, या कह दो आपकी उंगलियां या हाथ क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये मेरा मतलब है। तो यदि आपकी आईज क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो आर बोल देना, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो एस बोल देना। ये कब करना है, जब 4 नंबर प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है। अब देखो 1 नंबर प्रायोरिटी, 2 नंबर प्रायोरिटी, 3 नंबर प्रायोरिटी, मैं कैसे आ रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बोल दिया ये एस कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आ गया होगा। प्रायोरिटी देना है, 4 नंबर का है उसको देखना है, 4 नंबर को नेग्लेक्ट करते 1 2 3 को देखना है। क्लॉक गए एस, एंटी क्लॉकवाइज गए आर, सॉरी क्लॉकवाइज गए आर, एंटी क्लॉकवाइज गए एस, लेकिन 4 नंबर कहां होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर। अब यदि 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जैसे वहां पड़ा देखो 4 नंबर प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो 4 को नेग्लेक्ट करते 1 2 3 जाना है, 4 को नेग्लेक्ट करते 1 2 3 जाना है। लेकिन इस बार रिजल्ट उल्टा बताना है। क्लॉकवाइज पे आर नहीं बोलना, एस बोलना है, एंटी क्लॉकवाइज पे एस नहीं बोलना, आर बोलना है। ये लीजिए 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, मैं इस तरह से जा रहा हूं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो मैं एस की बजाय इसको आर बोलूंगा। ये टेक्निक्स हैं बच्चों, साइंटिफिक पॉइंट अलग होते हैं, उनको लगाएंगे बहुत समय लगेगा। नो डाउट हमें एग्जाम में आंसर निकालना होता है, लेकिन जब अपन इन चीज़ों को सीखते हैं तो हमें इन टेक्निक से सीखना चाहिए, ताकि मेरा एक तो समय बचे और दूसरा मुझे आंसर एक्यूरेट और इमीडिएटली मिले। एक छोटी सी बात और सिखाना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर लिख दिया। प्रायोरिटी लिखी है सीधी मैंने, और मैंने क्या पाया, 4 नंबर मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। मैं इस एग्जांपल में क्या सिखाने जा रहा हूं उसको सीखना। अब 1 तो ये रहा, 2 ये रहा, तो 1 से 2 पे मैं इधर से जाऊं या इधर से जाऊं। कोई इधर से गया तो वो क्लॉकवाइज चला गया, इधर से गया वो एंटी क्लॉकवाइज चला गया। तो ध्यान रहे, मैं बोलूंगा यहां 1 के बाद 2 ही आ रहा है, लेकिन 1 के बाद यहां 2 नहीं 3 आ रहा है, क्योंकि 4 को तो अपन नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं। मान लो ये है ही नहीं, तो इधर से जाओ 1 से 2, मतलब जब 1 से 2 पे जाने के 2 रास्ते हो, थ्रू 3 और थ्रू 4, तो 4 की तरफ से निकलो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें इस तरह से जाऊंगा, ऐसे जाना गलत होगा, और इस तरह से जा रहा हूं तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, और 4 नंबर कहां बैठा है मेरा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो मैं आर की बजाय इस फॉर्मूले को एस बोलने वाला हूं। आपको फिशर की बात समझ में आ गई होगी। प्रायोरिटी देना है, 4 नंबर कहां है उसको देखना है, वर्टिकल पे ओरिजिनल बोलना है, हॉरिजॉन्टल पे उल्टा बोलना है। लेकिन यदि 4 नंबर पे जाने फिर बोल दो 1 से 2 पे जाने के 2 रास्ते हैं, तो 4 की तरफ से निकलना है। एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात, मान लीजिए मुझे फार्मूले में 1 से ज्यादा किरेल कार्बन मिल गए। ये लो, मुझे फार्मूले में 1 से ज्यादा किरेल कार्बन मिल गए और मुझे आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। अब की बार मुझे ईच कार्बन का, ईच इंडिविजुअल किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। ग्लूकोज में अपन 4 किरेल कार्बन बोलते हैं, चारों का कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है। निकाल के देखना इस वीडियो को देखने के बाद, किसी भी फॉर्मूले का निकाला जा सकता है। मैं एक किरेल कार्बन वाला फॉर्मूला ले लिया, अब 2 वाला, 3 4 5 नहीं लेऊंगा, आप कर सकते हैं, लेकिन यहां मुझे एक बात सिखानी है, उसको सीख लें। जैसे ही किरेल कार्बन 1 से ज्यादा आगे फॉर्मूले में, जैसे इस फॉर्मूले में आगे, तो सबसे पहले क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन मत लिखो, सबसे पहले ये देखो कि पेरेंट चेन में, आईयूपीएसी नेम के लिए जो अपन चेन लेते हैं ना, उसमें कौन कौन से कार्बन किरेल है। तो आप देखते हैं ये कार्बन किरेल है और ये कार्बन किरेल है, तो इसमें बड़ी बात क्या होगी, लेकिन बड़ी बात है, थोड़ी देर बाद सामने आएगी, थोड़ी देर बाद सामने आएगी। मैं पहले इसका आंसर निकालता हूं, फिर मैं देखता हूं, फिर मैं बताता हूं गलती आप लोग कहां करते हैं। ये लीजिए, ये किरेल कार्बन है, ये भी किरेल कार्बन है। इस किरेल कार्बन के लिए 4 ग्रुप, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इनमें प्रायोरिटी देखो, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो 1 नंबर प्रायोरिटी इसकी बन गई।
दो नंबर का झगड़ा इसमें और इसमें चल रहा है भाई। इसमें देखिए कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन कार्बन का इसमें ब्रोमीन आता है, इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन आता है। 2 नंबर इस किरेल कार्बन के लिए ये बन गया, तो स्वाभाविक है 3 ये बनेगा और 4 ये बनेगा। अब देखो मैं 1 से 2 पे कैसे जा रहा हूं, 1 2 3, इसको तो नेगलेक्ट करना है, तो 1 2 3 में कैसे जा रहा हूं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मैं आर की बजाय क्या बताऊंगा, एस, क्योंकि 4 नंबर कहां पड़ा है मेरा, हॉरिजॉन्टल पर, तो मैंने बोल दिया ये एस कॉन्फ़िगरेशन। नीचे आओ, इस किरेल कार्बन के लिए आओ, इसके 4 ग्रुप कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। अब देखो पहला आइटम ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसको 1 डैश मान लिया, ये इसकी प्रायोरिटी 1 होगी। 2 नंबर का झगड़ा इन दोनों में, लेकिन कार्बन के बाद क्लोरीन आता है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन आता है, 2 डैश मतलब इस किरेल कार्बन के लिए सेकंड नंबर ये बन गया, स्वाभाविक है। 3rd नंबर, 4th नंबर, अब देखो 1 2 3, मैं 1 2 3 कैसे जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस होना चाहिए, लेकिन 4 नंबर कहां पड़ा है, हॉरिजॉन्टल पर, तो मैं इसकी बजाय आर बताऊंगा, ये आंसर आ गया। अब इसके जो ऑप्शन मिलेंगे ना उसको सीखो। एक ऑप्शन मिलेगा मुझे 2s और 3r, और एक ऑप्शन मिलेगा मुझे 2r 3s, और बाकी 2 मैं लिख नहीं रहा। अब गड़बड़ यहां होती है, कोई सोचता है ऐसी तो है 2 पे s है और 3 पे r, एफर्ट इस पे राइट लगा देता है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। आंसर ये है। अब मैं अपनी बात बता रहा हूं, जैसे ही किरेल कार्बन 1 से ज्यादा आ गए तो पहले आईयूपीएसी नाम के लिए पेरेंट चेन कौन सी है वो सिलेक्ट करो, ये मेरी पेरेंट चेन है। लेकिन ये अब जो नंबरिंग कर रहा हूं ना वो आरएस के लिए नहीं कर रहा हूं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। यहां से देखो सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट, वो भी डिफरेंट, तो अल्फाबेटिकली अपन नंबरिंग करते हैं। आईयूपीएसी नाम के नंबरिंग की बात कर रहा हूं बच्चों में, तो नंबरिंग मेरी यहां से होगी 1 2 3 4, सेकंड नंबर किरेल कार्बन ये है, 3rd नंबर ये है। अपन ने ऊपर से नंबरिंग करके सेकंड नंबर किरेल कार्बन इसको और 3rd नंबर इसको मान लिया, इसलिए हम गलत हो गए। मेरा आंसर है सेकंड किरेल कार्बन भी इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, 3rd किरेल कार्बन भी इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, ये मेरा आंसर है। और जबरदस्त बात है कि जैसे सिस ट्रांस या इजेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम के आगे लिखा जाता है, वैसे ही कायरेल मॉलिक्यूल्स के आगे भी किस किरेल कार्बन पे उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है ब्रैकेट में मेंशन किया जाता है। अब मैं इसका आईयूपीएसी नेम आगे बोल दूंगा 2 ब्रोमो और फिर 3 क्लोरो और ब्यूटेन। ध्यान रहे इसका एक्यूरेट आईयूपीएसी नेम ये है। मेरे ख्याल में फिशर प्रोजेक्शन में जब भी आपको आरएस पे क्वेश्चन मिले, मेरे ये पॉइंट अप्लाई करें, आपको आंसर मिलेगा। आप चाहे किरेल कार्बन कितने ही हो, प्रैक्टिस के लिए अपने आप ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, 1 से ज़्यादा किरेल कार्बन का उनका आंसर निकालें, आपको आंसर मिलते जाएंगे। एक छोटी सी बात मैं और कर दूं, बहुत शानदार बात है। मान लीजिए मैं यहां भी, देखिए इस एग्जाम्पल को मैंने समझा दिया, मान लीजिए मैं यहां भी क्लोरीन लगा दूं, तब भी इसका कॉन्फ़िगरेशन यही आना है, क्योंकि देखो ब्रोमीन था तो 1 नंबर ब्रोमीन बन रहा था, क्लोरीन तो 1 नंबर क्लोरीन बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा। उस समय आंसर ये नहीं, हम ये वैलिड मानते हैं। ये भी अच्छा पॉइंट बन गया है। तो जब आईयूपीएसी नेम की नंबरिंग टॉप और बॉटम से, फिशर में बात कर रहा हूं, टॉप और बॉटम से सेम आ रही है, जैसे सेम आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अब आपका काम है नंबरिंग टॉप टू बॉटम करना है। अब मेरा सेकंड नंबर किरेल कार्बन ये है, 3rd नंबर ये, अब ये 2s3r 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है। तो कई सारी बातें सिखा दी है मैंने फिशर की, 1-2 बार रिपीट करके इस वीडियो को देखें, सारी बातें समझ में आएंगी और फिर कॉन्फिडेंट होकर प्रॉब्लम्स निकालना स्टार्ट करें। प्रॉब्लम जब तक नहीं निकालेंगे, अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक नहीं सीख पाएंगे। ये फिशर का काम हो गया बच्चों। अब मैं आरएस को सिखाना चाहता हूँ वेज और डैश में। समझना, टेक्निक से बात करेंगे, सीखना उसको। ये लीजिए, वेज और डैश का मीनिंग सबको पता है कि जिस 3D रिप्रेजेंटेशन है किरेल मॉलिक्यूल का, लेकिन बोर्ड पर 3D मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने वेज और डैश का पैटर्न बना लिया। और क्या बताया था मैंने, पुराने वीडियो में बता रखा है मैंने कि जिस किसी फॉर्मूले में, ये मेरी आदत है वेज को मैं ऐसे बनाता हूं, जिस किसी फॉर्मूले में ये 3 तरह की लाइन, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। ये 3 तरह की लाइनें आती हैं, इसको अपन वेज बोल रहे हैं, इसको डैश या डॉट बोल रहे हैं, और ये सॉलिड लाइन है। उस फॉर्मूले को अपन वेज एंड डैश बोलेंगे। मान लीजिए मैंने एक बना भी दिया, ये लो, मैंने मर्जी से कुछ लिख भी दिया इस पर, ये लो लिख दिया, मैं कहूंगा मैंने ये वेज और डैश लिखा है।
तो वेज और डैश की पैटर्न में फॉर्मूला दे रखा और आरएस पूछ ले, बताया हर एक फॉर्मूले का आंसर निकाला जा सकता है, बस आपको पॉइंट अप्लाई करने हैं मेरे। यहां भी पहला पॉइंट वही है, ये कोई ट्रिक नहीं, पहला पॉइंट साइंटिफिक पॉइंट है, कैरियल कार्बन के चारों ग्रुप्स को प्रायोरिटी देना है। सबसे पहला काम यही है, ध्यान रहे, सबसे पहला काम यही है। तो मैंने प्रायोरिटी दे दी, 1 नंबर ऑक्सीजन बन गया, 2 नंबर कार्बन बन गए, लेकिन कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, इसकी और कम हो गई, 4 नंबर ये बन गया। ये सबसे पहला काम है। लेकिन वेज और डैश में हमने 3 पॉइंट बनाए हैं टेक्निक्स के अंदर, वो ढंग से सुने। पहला पॉइंट, जो 4 नंबर है ना मेरा, ये कहां है, हर बार अपन ये देखते हैं, फिशर में भी ये देख रहे थे तो इसमें भी ये देखना है, और उसके होने की संभावना यहां 3 हो गई। क्यों हो गई 3? क्योंकि 3 तरह की लाइन है, वो डैश पे हो सकता है, वो वेज पे हो सकता है, वो सॉलिड पे हो सकता है। वहां संभावनाएं 2 ही थी, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन थी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी। सब बातें फिक्स हैं। टेक्निक्स जो बनाई, जो ट्रिक्स बनाई, वो तुक्के नहीं है, वो साइंटिफिक हैं, वो प्रूव्ड हैं, उनसे आंसर सही निकलता है। शर्त है सही सही अप्लाई किया हुआ, सही सही सीखा हुआ। इसलिए तीनों बातें ढंग से सुनना। सबसे पहली बात, सबसे पहले नंबर पे लेता हूं, मान लीजिए मैंने इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया, ये लो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बनाया मैंने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये प्रायोरिटी दे दी। और मेरा फर्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि 4 नंबर प्रायोरिटी मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर या डॉटेड लाइन पर, जिसका मतलब था बिलो दी प्लेन, ये अबव दी प्लेन, ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में हैं। डॉटेड लाइन या डैश लाइन पर 4 नंबर हो तो 1 से 2, 3 को देखना है, 4 को नेग्लेक्ट करते हुए, और ओरिजिनल रिजल्ट बताना है। क्लॉक पे R, एंटी क्लॉकवाइज पे S, तो मैं 1, 2, 3 जा रहा हूं, मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, मतलब ये R है। ये पहला पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट, मैंने क्या किया, ये लो, ये कर दिया, वही फॉर्मूला और कुछ चेंजेस कर दिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर प्रायोरिटी हो गई, प्रायोरिटी दे दी। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कि दूसरा पॉइंट ये है कि 4 नंबर यदि वेज पे पड़ा हो, जैसे आ गया, या तो वो डैश पे हो सकता है, रिजल्ट बता दिया, वेज पे हो सकता है। वेज पर है तो फिर मुझे 1, 2, 3 ही देखना है, देखना 1, 2, 3 को ही है, लेकिन इस बार रिजल्ट उल्टा बताना है। कब? जब 4 नंबर वेज पे पड़ा हो। क्लॉकवाइज मतलब 1, 2, 3 क्लॉक जा रहे हो तो आर की बजाय एस बोलना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एस की बजाय आर बोलना। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, मैं 1, 2, 3 क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो आर की बजाय एस बताऊंगा। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं, उसमें मेरा ये एग्जाम्पल काम करेगा, समझना सारी बात। जब 4 नंबर सॉलिड लाइन पर है, देखिए टेक्निक और भी हो सकती हैं, आप इस वेज और डैश को फिशर में बदल के भी आंसर निकाल सकते हैं, वो तरीके भी हैं। लेकिन एक छोटी सी बात बोलता हूं कि 4 नंबर यदि सॉलिड लाइन पर है तो करे क्या कि उस 4 नंबर को इंटरचेंज करके डैश या वेज पे ले आए, डैश या वेज पे ले आए, और लाने के बाद रिजल्ट देखें और जो रिजल्ट आए उसका उल्टा आंसर बताते हैं। जैसे मैं करता हूं, मैंने क्या किया भाई, ये लो इस फॉर्मूले को दोबारा लिखा और देखिए 4 नंबर यहां पड़ा था, मैंने क्या बोला, मैं उसको डैश पे या वेज पे ले जाता हूं। मान लो मैं डैश पे ले आया तो 4 नंबर यहां आ गया, तो मिथाइल जो था वो यहां आ गया, बाकी 2 ग्रुप एज इट इज पड़े हैं, और मेरी प्रायोरिटी वही है कि 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है। अब देखो मैं 1, 2, 3, मैं 1, 2, 3 कैसे जा रहा हूं, क्लॉकवाइज, तो आर की बजाय क्या बता दो, एस बता दो। मैंने क्या बोला, उल्टा बताना है, उल्टा बताना है। समझ में आ गया सबको? फिर बोल रहा हूं, 4 नंबर यदि सॉलिड लाइन पे हो तो उस ग्रुप को इंटरचेंज करके डैश या वेज पर ले आए, ठीक है, और लाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें और जो आंसर आए उसका उल्टा बता दें। मैं फिर कह रहा हूं 4 नंबर यहां आ गया, मैंने 1, 2, 3 देखा, 1, 2, 3 में क्लॉकवाइज जा रहा हूं, क्लॉकवाइज में क्या बोलना चाहिए था मुझे, आर, लेकिन मैं क्या बताऊंगा, एस। आंसर हो गया।
मान लीजिए मैं इस 4 नंबर को डैश पे न लाके वेज पे लाता, ये लो वेज पे ले जाते हैं अपने, क्या है ये ग्रुप एज इट इज पड़ा है, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया और ये मिथाइल यहीं पड़ा है। अब देखो अपनी प्रायोरिटी क्या है, 1 2 3 और 4। आप क्या देखते हैं 1 2 3 जा रहे हो आप, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। सीखना बच्चों, बहुत जोरदार सी बात बोलने वाला हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एस की बजाय आर, एस की बजाय आर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि याद करो जब 4 नंबर वेज पे होता है तो जो आंसर आ रहा है उसको हम उल्टा बताते हैं। जो आंसर आ रहा, देखो यहां था ना, ये कैसा आ रहा था क्लॉकवाइज, तो मैंने आर की बजाय क्या लिखा एस। अब देखो क्या आ रहा है 1 2 3 कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं एस की बजाय क्या बताऊंगा आर, आर। लेकिन फिर मैंने क्या बोला कि जो आंसर है उसका उल्टा बताओ, तो ये आर आ रहा है, फिर ये आंसर आर आ रहा है, तो आंसर क्या, रियल आंसर क्या है एस है। समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं, कंफ्यूजन मत लाना। मैंने 4 को वेज पे इंटरचेंज किया, इस फॉर्मूले का कॉन्फ़िगरेशन जो आया उसका मुझे उल्टा बताना था, क्योंकि 4 नंबर जो वेज पे होता है तो मुझे उल्टा बताते हैं, और उस उल्टे का भी अलग आंसर बताना है मुझे, उस रिवर्स का भी मुझे रिवर्स आंसर बताना है। क्योंकि मैं अभी पॉइंट बता चुका हूं कि जब भी आप 4 नंबर को सॉलिड लाइन से वेज या डैश पे ले जाते हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका उल्टा आंसर बताओ। यहां क्या था, 4 नंबर जब डैश पे आया तो मैंने 1 2 3 डैश पे होता है ओरिजिनल बताते हैं 1 2 3, मैं कैसे आ रहा हूं क्लॉकवाइज बोल रहा हूं, आर बोल रहा हूं, तो मैंने ऐसे बता दिया, उल्टा बता दिया। वहां क्या हुआ 1 2 3, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। मान लो ये सिचुएशन है तो मैं उल्टा बताऊंगा एस की बजाय आर, लेकिन चूंकि आपने इंटरचेंज किया है तो अपना इस फॉर्मूले का आंसर क्या है एस है, तो दोनों ही केस में ऐसा आया है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये तरीका है बच्चों, ये तरीका है। मेरे ख्याल में आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मेरी इन बातों को ढंग से सीख कर एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आपको आंसर देने लगेगा, अपने आप सीखेंगे। और परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करें, बार बार रिवीजन करें, जितना मैक्सिमम रिवाइज कर लेंगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें जो ढंग से पूरा सिलेबस 2 या 3 बार रिवाइज कर गया उसका स्कोर आना है, चाहे अपन ने पिछले 5 महीने में कितनी ही पढ़ाई की हो। क्योंकि चीज़ों को लास्ट में अपन ने बिखेर तो लिया, लास्ट में जो उसको समराइज कर लेता है, जो दिमाग में उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक लेकर जाता है और फिर उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करता है, वो रिजल्ट निकालता है। तो मैक्सिमम टाइम लगाएं पढ़ाई पर, और किसी एक चैप्टर में अपने आप को ब्लॉक मत करें, किसी एक टॉपिक पे ब्लॉक मत करें। सारे सब्जेक्ट इक्वल वेटेज के हैं, सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देते हुए पूरा रिवीजन करें और एग्जामिनेशन के लिए कॉन्फिडेंटली तैयारी करें, बिना किसी नेगेटिव थॉट के साथ, बिना किसी इस बात के साथ कि ये फिर पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपना ध्यान केवल रिजल्ट पे होना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, और वो तभी आएगी जब आपका दिमाग जो है उसमें एक सही गोल बना हुआ होगा और गोल हिट करने की इच्छा होगी, तभी हम सेलेक्ट हो पाएंगे। पूरा सिलेबस रिवाइज करें, हर छोटे से छोटा चैप्टर जो इजी चैप्टर उसको रिवाइज करें। और मैं एक वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में से किन किन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ बातें हमें एज इट इज़ एग्ज़ाम में मिल जाती हैं, वो वीडियो भी आएगा। लेकिन इस वीडियो की इम्पोर्टेंस जो है उसको समझें और उसको यूज़ लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।